नमस्कार साथियों, डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रशिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। इस प्रशिक्षण वीडियो में हम आपको DCS ऐप पर सर्वे करने की पूरी प्रक्रिया सरल भाषा में चरणबद्ध तरीके से समझाएंगे। इस प्रशिक्षण के अंत तक आप सीखेंगे कि सर्वे कैसे करना है, फसल की सही जानकारी कैसे दर्ज करनी है, फोटो और लोकेशन कैसे कैप्चर करनी है तथा सर्वे को सफलतापूर्वक सबमिट कैसे करना है। तो आइए प्रशिक्षण की शुरुआत करते हैं। प्रशिक्षण शुरू करने से पहले कृपया अपने पास एक कॉपी और पेन अवश्य रखें। पूरे प्रशिक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश, सावधानियां और कार्य प्रक्रिया समझाई जाएगी। यदि आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते रहेंगे, तो वास्तविक सर्वे के दौरान कार्य करना आपके लिए कहीं अधिक आसान हो जाएगा। इसलिए अनुरोध है कि पूरे प्रशिक्षण को ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। DCS के जरिए राज्य सरकार यह जानना चाहती है कि प्रदेश में कौन कौन सी फसल बोई गई है, उसका वास्तविक क्षेत्रफल कितना है तथा खेती की वर्तमान स्थिति क्या है। सर्वे के माध्यम से प्राप्त जानकारी किसानों और फसलों से संबंधित एक विश्वसनीय डेटा तैयार करती है। यही जानकारी भविष्य में फसल उत्पादन का अनुमान लगाने, प्राकृतिक आपदा के समय सहायता प्रदान करने, कृषि योजनाएं बनाने तथा किसानों के हित में सही नीतियां तैयार करने में उपयोग की जाती है। इसलिए प्रत्येक सर्वेयर का दायित्व है कि वह प्रत्येक सर्वे पूरी ईमानदारी, सटीकता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करे। याद रखें, आपके द्वारा दर्ज की गई प्रत्येक जानकारी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है और उसी के आधार पर भविष्य के निर्णय लिए जाते हैं। DCS ऐप का उपयोग करने से पहले आपका पंजीकरण एग्रीस्टैक पोर्टल पर किया जाएगा। पंजीकरण पूर्ण होने के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक SMS प्राप्त होगा। इस संदेश में आपको यूजर ID तथा पासवर्ड भेजा जाएगा। यही यूजर ID और पासवर्ड आपको DCS HP ऐप में पहली बार लॉगिन करने के लिए उपयोग करना है। कृपया इस संदेश को सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे की प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता होगी। जब आप पहली बार DCS ऐप खोलेंगे, तो सबसे पहले भाषा चुनने का विकल्प दिखाई देगा। अपनी सुविधा के अनुसार भाषा चुनें। भाषा चुनने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यदि भविष्य में आवश्यकता हो, तो आप ऐप की भाषा बाद में भी बदल सकते हैं। अब आपके सामने लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ साइन इन टू योर अकाउंट विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद साइन इन एज सर्वे चुनें। ध्यान रखें कि सर्वेयर के रूप में कार्य करने के लिए हमेशा यही विकल्प चुनना है। अब अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर, जो आपकी यूजर ID है, तथा SMS में प्राप्त पासवर्ड दर्ज करें। इसके बाद रिक्वेस्ट OTP बटन दबाएं। आपके मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा जो आपकी पहचान सत्यापित करेगा। सुनिश्चित करें कि मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हो ताकि OTP समय पर प्राप्त हो सके। यदि किसी कारणवश आपको SMS में प्राप्त पासवर्ड नहीं मिल रहा है या वह गलती से डिलीट हो गया है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लॉगिन स्क्रीन पर उपलब्ध फॉरगॉट पासवर्ड विकल्प पर क्लिक करें। ये सुविधा आपको नया पासवर्ड पुनः प्राप्त करने की अनुमति देती है। फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद सबमिट बटन दबाएं। कुछ ही क्षणों में आपके मोबाइल पर नया पासवर्ड SMS के माध्यम से भेज दिया जाएगा। अब इस नए पासवर्ड का उपयोग करके पुनः लॉगिन करें। प्राप्त पासवर्ड दर्ज करें और पुनः रिक्वेस्ट OTP बटन दबाएं। आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP सही दर्ज करने के बाद लॉगिन बटन दबाएं। यदि OTP प्राप्त ना हो, तो नेटवर्क की जांच करें और आवश्यकता होने पर कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। सुरक्षा की दृष्टि से पहली बार लॉगिन करने पर आपको पासवर्ड बदलना आवश्यक होगा। सबसे पहले करंट पासवर्ड में SMS द्वारा प्राप्त पासवर्ड दर्ज करें। इसके बाद अपनी पसंद का नया मजबूत पासवर्ड बनाएं। उदाहरण के लिए नेहा@123 जैसे पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, अंक तथा विशेष चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसा पासवर्ड चुनें जिसे आप आसानी से याद रख सकें, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अनुमान न लगा सके।
अब अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और नए बनाए गए पासवर्ड के साथ पुनः लॉगिन करें। फिर से रिक्वेस्ट ओटीपी दबाएं। प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सफलतापूर्वक लॉगिन करें। अब आपका अकाउंट पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। भविष्य में हर बार पासवर्ड दर्ज करने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए ऐप आपको एम-पिन या फिंगरप्रिंट सेट करने का विकल्प देगा। यदि आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सुविधा उपलब्ध है, तो उसका उपयोग करना अधिक सुरक्षित रहेगा। अन्यथा आप 4 अंकों का एम-पिन सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप 4 अंकों का एम-पिन बना सकते हैं। ध्यान रखें कि बहुत आसान एम-पिन केवल प्रशिक्षण के उदाहरण हैं। वास्तविक उपयोग के लिए ऐसा एम-पिन चुनें जिसे कोई अन्य व्यक्ति आसानी से अनुमान न लगा सके। यह आपके अकाउंट की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लॉगिन पूर्ण होने के बाद आपके सामने सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देश और नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि इनमें सर्वे से संबंधित आवश्यक नियम और दिशा निर्देश दिए गए होते हैं। सभी निर्देश पढ़ने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। अब आपका DCS ऐप सर्वे करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब आप DCS ऐप के मुख्य पृष्ठ अर्थात होम स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। यहीं से आप अपने सभी सर्वे कार्यों का संचालन करेंगे। इस स्क्रीन पर आपको अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे, जिनकी सहायता से आप सर्वे कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं तथा आवश्यक सेटिंग्स बदल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस स्क्रीन के प्रत्येक विकल्प को समझना आवश्यक है। स्क्रीन के ऊपर आपको 3 महत्वपूर्ण विकल्प दिखाई देंगे। पहला है रिफ्रेश। यदि नए सर्वे असाइन किए गए हों या कोई जानकारी अपडेट करनी हो तो रिफ्रेश का उपयोग करें। दूसरा विकल्प है कैश क्लियर। यदि ऐप सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा हो, पुराना डेटा दिखाई दे रहा हो या स्क्रीन अपडेट ना हो रही हो, तो कैश क्लियर करके ऐप को पुनः लोड किया जा सकता है। तीसरा विकल्प है मेन्यू। मेन्यू के माध्यम से आप भाषा बदल सकते हैं, पासवर्ड बदल सकते हैं तथा आवश्यकता होने पर ऑफलाइन सर्वे भी सक्रिय कर सकते हैं। यदि ऐप असामान्य व्यवहार करे तो सबसे पहले रिफ्रेश करें। यदि समस्या बनी रहे तो कैश क्लियर करें। अब मेन्यू को विस्तार से समझते हैं। मेन्यू खोलने पर आपको कई विकल्प दिखाई देंगे। यहाँ से आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, तो यहीं से ऑफलाइन सर्वे सुविधा भी चालू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा बदलने का विकल्प भी यहीं उपलब्ध है। सर्वे प्रारंभ करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपकी आवश्यक सेटिंग्स सही हैं। अब होम स्क्रीन पर उपलब्ध मुख्य विकल्पों को समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है माई टास्क्स। इसी स्थान पर आपको आपके सभी असाइन किए गए सर्वे दिखाई देंगे। सुपरवाइजर रिमार्क्स में आपके द्वारा किए गए सर्वे पर सुपरवाइजर की टिप्पणियां दिखाई देंगी। यदि किसी सर्वे में सुधार की आवश्यकता होगी, तो उसकी जानकारी यहीं मिलेगी। सेट अवेलेबिलिटी फॉर सर्वे के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आप किस सीजन में सर्वे कार्य के लिए उपलब्ध हैं। मास्टर डेटा का उपयोग ऐप का नवीनतम डेटा डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। समय समय पर विभाग द्वारा नई जानकारी जारी की जाती है, इसलिए कार्य प्रारंभ करने से पहले मास्टर डेटा डाउनलोड करना एक अच्छी आदत है। इससे आपकी ऐप अपडेट रहती है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण भाग माई टास्क्स को समझेंगे। सभी सर्वे यहीं से प्रारंभ होते हैं। इस अनुभाग में 4 अलग अलग श्रेणियां होती हैं। प्रत्येक श्रेणी का अपना अलग उद्देश्य है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। यदि आपने ऑफलाइन सर्वे द्वारा किसी ऐसे क्षेत्र में सर्वे किए जहां इंटरनेट उपलब्ध नहीं था, तो वे सर्वे तुरंत सर्वर पर अपलोड नहीं होंगे। ऐसे सभी सर्वे अपलोड पेंडिंग में दिखाई देंगे। जैसे ही आप नेटवर्क वाले क्षेत्र में पहुंचेंगे, इन्हें अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अपलोड पेंडिंग में पड़े सर्वे समय पर अपलोड करना आपकी जिम्मेदारी है। सर्वे पेंडिंग में वे सभी खसरे दिखाई देंगे जिनका सर्वे अभी किया जाना बाकी है। यही आपकी मुख्य कार्य सूची होती है। प्रत्येक खसरे के साथ उसका सर्वे नंबर तथा संबंधित रेवेन्यू विलेज भी लिखा होता है।
सर्वे प्रारंभ करने के लिए इसी सूची में से उचित सर्वे नंबर चुनना होता है। जिन सर्वे को आपने सफलतापूर्वक पूरा करके अपलोड कर दिया है, वे अपलोडेड सेक्शन में दिखाई देंगे। यदि कोई सर्वे अपलोडेड में दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ है कि वह सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। यदि किसी सर्वे में त्रुटि पाई जाती है, तो सुपरवाइजर उसे रीअसाइन कर सकते हैं। ऐसे सर्वे रीअसाइन सेक्शन में दिखाई देंगे। इन सर्वे को दोबारा सही जानकारी के साथ पूरा करके पुनः अपलोड करना आवश्यक होगा, इसलिए समय समय पर रीअसाइन सेक्शन भी अवश्य देखें। अब सर्वे पेंडिंग सूची में दिखाई देने वाले रेवेन्यू विलेज को समझते हैं। रेवेन्यू विलेज एक प्रशासनिक इकाई होती है, जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक गांव आ सकते हैं। प्रत्येक सर्वे नंबर किसी न किसी रेवेन्यू विलेज से संबंधित होता है, इसलिए सर्वे प्रारंभ करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपने सही गांव और सही सर्वे नंबर चुना है। किसी भी खसरे का सर्वे प्रारंभ करने के लिए आपका उस खसरे के लगभग 20 मीटर समीप होना अनिवार्य है। यदि आप निर्धारित दूरी से अधिक दूर होंगे, तो ऐप आपको सर्वे नहीं करने देगा। अब हम DCS सर्वे की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको यह पता करना है कि आप इस समय किस खसरे के सबसे निकट खड़े हैं। सर्वे पेंडिंग सूची में से किसी भी सर्वे नंबर के सामने दिए गए स्टार्ट सर्वे बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने मैप खुल जाएगा। इस मैप में आपको आपके द्वारा चुना गया खसरा हरे रंग की सीमा से दिखाई देगा, जबकि आसपास के अन्य खसरे लाल रंग की सीमाओं में प्रदर्शित होंगे। ध्यान रखें कि यह मैप ही आपकी सबसे बड़ी सहायता है। सर्वे शुरू करने से पहले हमेशा इसे ध्यान से देखें। मैप पर केवल खसरे की सीमाएं ही नहीं दिखाई देती, बल्कि आपकी वर्तमान स्थिति भी दिखाई जाती है। ध्यान दें कि स्क्रीन पर केवल चुने गए खसरे के लगभग 100 मीटर के दायरे वाले खसरे ही प्रदर्शित होते हैं। यदि आपको कोई अपेक्षित खसरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो घबराएं नहीं। जैसे जैसे आप निकटवर्ती खसरा चुनेंगे, आसपास के अन्य खसरे भी लोड हो जाएंगे। मैप पर एक लोकेशन बटन दिया गया है। इस बटन को दबाने पर आपकी वर्तमान GPS लोकेशन मैप पर दिखाई देगी। यदि आपकी लोकेशन दिखाई नहीं देती, तो पहले मोबाइल की लोकेशन या GPS सेवा चालू होने की पुष्टि करें। खुले स्थान पर खड़े होने से GPS अधिक सटीक कार्य करता है। मैप को अच्छी तरह समझने के लिए जूम का सही उपयोग करना आवश्यक है। आप स्क्रीन पर दिए गए प्लस और माइनस बटन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा 2 अंगुलियों की सहायता से पिंच जेस्चर द्वारा भी जूम इन और जूम आउट किया जा सकता है। जितना स्पष्ट मैप दिखाई देगा, सही खसरे की पहचान उतनी ही आसान होगी। स्क्रीन पर आपको डिस्टेंस टू असाइन पॉलीगॉन नाम से एक महत्वपूर्ण जानकारी दिखाई देगी। यह आपके वर्तमान स्थान और चुने गए खसरे के बीच की वास्तविक दूरी बताती है। जब तक यह दूरी लगभग 20 मीटर या उससे कम नहीं होगी, तब तक सर्वे आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सर्वे शुरू करने से पहले इस दूरी को अवश्य देखें। अब बात करते हैं GPS एक्यूरेसी की। GPS एक्यूरेसी जितनी कम होगी, आपकी वास्तविक लोकेशन मैप पर उतनी ही अधिक सटीक प्रदर्शित होगी। यदि एक्यूरेसी अधिक दिखाई दे रही है, तो कुछ क्षण प्रतीक्षा करें और खुले स्थान पर खड़े रहें। सर्वे शुरू करने से पहले GPS एक्यूरेसी को स्थिर होने दें। लोकेशन बटन दबाने के बाद आपकी स्थिति मैप पर नीले रंग के गोले और व्यक्ति के चिन्ह के रूप में दिखाई देगी। अब इस चिन्ह को देखकर यह समझने का प्रयास करें कि आप किस खसरे के सबसे निकट खड़े हैं। यही अगला चरण है, जहां अधिकांश नए सर्वेयर गलती करते हैं। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल न करें। अब मैप को थोड़ा जूम करें। प्रत्येक लाल सीमा के अंदर उसका सर्वे नंबर लिखा होगा। ध्यानपूर्वक देखें कि आपकी वर्तमान लोकेशन किस सर्वे नंबर के सबसे निकट है। यही वह सर्वे नंबर है जिसे आगे खोजकर सर्वे करना है। इस उदाहरण में मैप देखने पर पता चलता है कि हमारी वर्तमान स्थिति सर्वे नंबर 206 के सबसे निकट है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इसी खसरे का सर्वे करना है।
सबसे पहले हमें इसी सर्वे नंबर को सूची में खोजकर मैप को सही प्रकार से लोड करना होगा। इसके बाद हम अपने वास्तविक खसरे की पुष्टि करेंगे। अब बैक बटन दबाकर सर्वे पेंडिंग सूची में वापस आए। यहाँ सर्च विकल्प का उपयोग करके सर्वे नंबर 206 खोजें। सही सर्वे नंबर मिलने पर उसे चुनें और पुनः स्टार्ट सर्वे दबाएं। यह प्रक्रिया मैप को पुनः लोड करती है। अब सर्वे नंबर 206 चुनकर स्टार्ट सर्वे करें। इस बार आप देखेंगे कि चुना गया खसरा हरे रंग में दिखाई देगा। साथ ही आसपास के अन्य खसरे भी दिखाई देंगे। इसका अर्थ है कि मैप ने अतिरिक्त जानकारी सफलतापूर्वक लोड कर ली है। अब मैप को पुनः ध्यान से देखें। इस उदाहरण में हमें पता चलता है कि वास्तव में हम सर्वे नंबर 228 के अंदर खड़े हैं। इसका अर्थ है कि हमें 228 नंबर का सर्वे करना है, न कि 206 का। यही कारण है कि मैप को ध्यान से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अब पुनः बैक बटन दबाकर सर्वे पेंडिंग सूची में जाएं। इस बार सर्च बॉक्स में सर्वे नंबर 228 दर्ज करें। रेवेन्यू विलेज चुनें और ओके दबाएं। इसके बाद स्टार्ट सर्वे पर क्लिक करें। जैसे ही सर्वे नंबर 228 चुना जाएगा, उसकी सीमा हरे रंग में दिखाई देगी। अब डिस्टेंस भी 0.0 मीटर दिखाई दे रही है। इसका अर्थ है कि आप उसी खसरे के अंदर मौजूद हैं। अब आप सही स्थान पर हैं और सर्वे प्रारंभ करने के लिए तैयार हैं। सर्वे शुरू करने से पहले एक बार पूरे मैप को ध्यान से देखें। देखें कि उस खसरे के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है। क्या वहाँ मकान है? क्या खाली भूमि दिखाई दे रही है? क्या पेड़ पौधे या बगीचा दिखाई दे रहा है? क्या भूमि खेती योग्य है? यह प्रारंभिक अवलोकन आगे पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देने में आपकी सहायता करेगा। ध्यान रखें कि केवल मैप देखकर अंतिम निर्णय नहीं लेना है। मैप केवल आपको प्रारंभिक जानकारी देता है। वास्तविक सर्वे करते समय आपको सर्वे स्थल का निरीक्षण भी करना है। मैप और वास्तविक स्थिति दोनों का मिलान करके ही सही जानकारी दर्ज करें। एक बार फिर डिस्टेंस अवश्य जांच लें। यदि दूरी 20 मीटर से अधिक है तो पहले सही स्थान पर पहुंचें। उसके बाद ही आगे बढ़ें। अन्यथा ऐप आपको अगले चरण पर जाने की अनुमति नहीं देगा। अब जबकि आपने सही खसरे की पुष्टि कर ली है और आप उसके 20 मीटर के दायरे में मौजूद हैं, अब नेक्स्ट बटन दबाएं। इसके बाद सर्वे का वास्तविक डेटा एंट्री भाग प्रारंभ होगा। यहीं से प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट दबाते ही उस खसरे के मालिक या मालिकों के नाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। साथ ही उस खसरे का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में प्रदर्शित होगा। इस जानकारी को ध्यान से देखें। इसके बाद नेक्स्ट दबाने पर आप सर्वे के 6 मुख्य प्रश्नों तक पहुंचेंगे। अब तक हमने DCS ऐप में लॉगिन करना, होम स्क्रीन को समझना, माई टास्क्स का उपयोग करना तथा सही खसरे का चयन करना सीख लिया है। अब हम एक वास्तविक उदाहरण के माध्यम से पूरे सर्वे की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से सीखेंगे। इसी उदाहरण के दौरान हम DCS ऐप द्वारा पूछे जाने वाले सभी 6 प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको येस या नो में देना होगा। ध्यान रखें कि जहां भी आप येस चुनेंगे, वहां आपको अतिरिक्त जानकारी भरनी होगी, जैसे कि क्षेत्रफल, फोटो और अन्य आवश्यक विवरण। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नो है, तो उस प्रश्न में कोई जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सीधे अगले प्रश्न पर जा सकते हैं। हम जानेंगे कि प्रत्येक प्रश्न का उद्देश्य क्या है, उसे कब येस या नो करना है, आवश्यक जानकारी कैसे भरनी है तथा सर्वे करते समय किन सामान्य गलतियों से बचना चाहिए। ध्यान रखें, आगे आने वाले सभी सर्वे इसी प्रक्रिया के अनुसार किए जाएंगे। इसलिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने से पहले खेत की वास्तविक स्थिति का अच्छी तरह निरीक्षण करें। पहला प्रश्न है, लैंड यूटिलाइज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेज। क्या यह भूमि गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग की जा रही है? इसका अर्थ है कि क्या इस भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण मौजूद है। उदाहरण के लिए मकान, दुकान, पशुशाला, सड़क, पानी की टंकी।
विद्यालय, मंदिर या कोई अन्य निर्माण? यदि ऐसा कोई निर्माण मौजूद है तो इस प्रश्न का उत्तर यस होगा। यदि कोई निर्माण नहीं है तो नो चुनें। याद रखें, केवल तभी यस करें जब वास्तव में भूमि पर निर्माण मौजूद हो। यदि केवल खेती, बगीचा, घास या खाली भूमि है और कोई निर्माण नहीं है तो यस नहीं करना है। गलत श्रेणी चुनने से पूरा सर्वे गलत हो सकता है, इसलिए निर्णय हमेशा वास्तविक स्थिति देखकर लें। यदि आपने यस चुना है तो अब नीचे ऐड एन एरिया बटन दिखाई देगा। इसी बटन के माध्यम से हम गैर कृषि क्षेत्र का पूरा विवरण दर्ज करेंगे। अब इस बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको निर्माण का प्रकार चुनना होगा। सूची में कई विकल्प उपलब्ध होंगे, जैसे हाउस, शॉप, एनिमल शेड तथा अन्य प्रकार के निर्माण। यदि कोई ऐसा निर्माण हो जो सूची में उपलब्ध नहीं है तो आधा चुनें। इसके बाद रिमार्क्स में निर्माण का नाम अवश्य लिखें। इस उदाहरण में जिस खसरे का हम सर्वे कर रहे हैं वहां एक मकान बना हुआ है, इसलिए यहां हाउस विकल्प चुना जाएगा। यदि आपके सर्वे में दुकान है तो शॉप चुनें। यदि पशुशाला है तो एनिमल शेड चुनें, अर्थात जो निर्माण वास्तव में मौजूद है वही विकल्प चुनें। अब आपको नॉन एग्रीकल्चरल एरिया अर्थात निर्माण वाले क्षेत्र का आकार दर्ज करना है। स्क्रीन पर इस खसरे का कुल क्षेत्रफल बैलेंस एरिया पहले से प्रदर्शित होता है। इसी बैलेंस एरिया के आधार पर आपको निर्माण वाले भाग का क्षेत्रफल दर्ज करना है। यदि पूरे खसरे में केवल मकान या अन्य निर्माण है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित पूरा क्षेत्रफल यहां दर्ज करें। लेकिन यदि खसरे में मकान के साथ बगीचा, खेत या अन्य भूमि भी है तो केवल निर्माण वाले हिस्से का अनुमानित क्षेत्रफल दर्ज करें। उदाहरण के लिए, यदि मकान खसरे के छोटे भाग में बना है तो आप लगभग 0.01 हेक्टेयर क्षेत्र दर्ज कर सकते हैं। ध्यान रखें, केवल निर्माण वाले भाग का क्षेत्रफल ही दर्ज करें। शेष क्षेत्र आगे आने वाले प्रश्नों में बैलेंस एरिया के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में दर्ज किया जाएगा। ध्यान रखें, पूरे खसरे का क्षेत्रफल निर्माण में तभी दर्ज करें जब वास्तव में पूरा खसरा निर्माण से घिरा हो। इस स्क्रीन पर दो अलग अलग उदाहरण दिखाए गए हैं। पहले उदाहरण में पूरा खसरा निर्माण से घिरा है, इसलिए पूरा क्षेत्र नॉन एग्रीकल्चरल एरिया में दर्ज किया जाएगा। दूसरे उदाहरण में केवल एक छोटा भाग मकान है और बाकी क्षेत्र खेती या बगीचे का है, इसलिए केवल मकान वाले हिस्से का अनुमानित क्षेत्र दर्ज किया जाएगा। यही सही सर्वे प्रक्रिया है। नए सर्वेयर अक्सर एक गलती करते हैं। यदि खसरे में घर दिखाई देता है तो वे पूरे क्षेत्र को नॉन एग्रीकल्चरल एरिया में भर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। केवल निर्माण वाले भाग का क्षेत्र दर्ज करें। शेष भूमि का विवरण आगे आने वाले प्रश्नों में अलग अलग दर्ज किया जाएगा। यही कारण है कि कुल क्षेत्रफल को अलग अलग श्रेणियों में सही प्रकार से विभाजित करना आवश्यक है। जैसे ही आप निर्माण का क्षेत्र दर्ज करेंगे, ऐप शेष बचा हुआ क्षेत्र अर्थात बैलेंस एरिया स्वयं दिखा देगा। आगे आने वाले प्रश्नों में इसी शेष क्षेत्र का उपयोग किया जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल दर्ज करते समय विशेष सावधानी रखें। अब निर्माण की 3 स्पष्ट फोटो लेनी है। फोटो लेते समय ध्यान रखें कि निर्माण स्पष्ट दिखाई दे। यदि मकान है तो मकान, यदि दुकान है तो दुकान, यदि सड़क है तो सड़क। फोटो उसी वस्तु की होनी चाहिए जिसका विवरण आप भर रहे हैं। धुंधली, दूर से ली गई या गलत फोटो अपलोड न करें। फोटो लेते समय एंगल बेस्ड सेक्टर कवरेज सिस्टम आपकी सहायता करेगा। यह फीचर सुनिश्चित करता है कि खेत की फोटो केवल सही स्थान और सही दिशा से ही ली जाए। इसे समझने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाले चिन्हों का अर्थ जानना भी आवश्यक है। लाल बिंदु सर्वे की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। हरा बिंदु खेत के सेंट्रॉइड को दर्शाता है। काली रेखा खसरे की बाउंड्री को दर्शाती है। सिस्टम सबसे पहले खसरे की सीमा के आधार पर खेत का सेंट्रॉइड यानी मध्य बिंदु निर्धारित करता है।
इसके बाद आपकी लोकेशन से लगभग 33 डिग्री का एक कोण बनता है। यदि सर्वेयर सही दिशा में नहीं है तो स्क्रीन पर पीला सेक्टर दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि अभी आप फोटो लेने की सही स्थिति में नहीं हैं। जैसे ही आप सही दिशा यानी हरे रंग के मध्य बिंदु की ओर मुड़ेंगे, पीला सेक्टर हरा हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आप सही दिशा में फोटो ले रहे हैं। सर्वेयर को इसी निर्धारित दिशा में फोटो लेनी होती है। जब आप खसरे की सीमा के भीतर पहुंच जाते हैं तो कोण दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर आप किसी भी दिशा में फोटो लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यदि आपने आधा विकल्प चुना है तो रिमार्क्स लिखना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, यदि सड़क है तो रिमार्क्स में रोड लिखें। यदि मंदिर है तो टेम्पल लिखें। यदि विद्यालय है तो स्कूल लिखें। इससे सुपरवाइजर को समझने में आसानी होती है कि वास्तव में किस प्रकार का निर्माण मौजूद है। सभी जानकारी भरने और 3 फोटो लेने के बाद ऐड एन एरिया बटन दबाकर जानकारी सेव करें। अब आपका नॉन एग्रीकल्चरल विवरण सूची में दिखाई देगा। यदि आपने गलत क्षेत्रफल भर दिया है, गलत फोटो अपलोड हो गई है या गलत निर्माण प्रकार चुन लिया है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पर दिए गए डिलीट या कैंसिल विकल्प का उपयोग करके इस प्रविष्टि को हटाएं। इसके बाद सही जानकारी पुनः दर्ज करें। अब जब नॉन एग्रीकल्चरल विवरण सफलतापूर्वक सेव हो गया है, तब नेक्स्ट बटन दबाकर अगले प्रश्न पर जाएं। याद रखें, प्रत्येक प्रश्न को पूरा करने के बाद ही अगले प्रश्न पर जाएं। एक बार फिर याद कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 में यस केवल तभी करें जब सर्वे किए जाने वाली भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण मौजूद हो। निर्माण का सही प्रकार चुनें। केवल निर्माण वाले हिस्से का क्षेत्र दर्ज करें। 3 स्पष्ट फोटो लें। आवश्यकता होने पर रिमार्क्स लिखें। इसके बाद जानकारी सेव करके अगले प्रश्न पर जाएं। अब हम सर्वे के दूसरे प्रश्न पर आते हैं। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई देगा, फैलो, वेस्ट और वेकेंट लैंड, अर्थात क्या इस खसरे का कोई भाग खाली, परती, बंजर अथवा वन भूमि है। इस प्रश्न का उद्देश्य ये पता लगाना है कि क्या इस खसरे का कोई ऐसा भाग है जहां वर्तमान में कोई फसल नहीं लगी है या वह भूमि किसी अन्य कारण से खेती के लिए उपयोग नहीं हो रही है। यदि ऐसी भूमि मौजूद है तो इस प्रश्न का उत्तर यस होगा। यदि पूरे खसरे में खाली, परती, बंजर या वन भूमि का कोई भाग नहीं है तो नो का चयन करें। अब इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परती भूमि यानी फैलो लैंड की। परती भूमि अर्थात खाली छोड़ी गई कृषि योग्य भूमि। ये एक ऐसी कृषि भूमि होती है जिसे जानबूझकर एक निश्चित अवधि, जैसे एक मौसम या 1 साल, के लिए बिना बोए या खेती किए छोड़ दिया जाता है ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे। अब समझते हैं वेकेंट लैंड यानी बंजर भूमि। बंजर भूमि वह अनुपजाऊ जमीन होती है जिस पर कोई भी फसल नहीं उगाई जाती, जैसे चरागाह, घासनी इत्यादि। अब बात करते हैं वेस्ट लैंड यानी खाली भूमि की। खाली भूमि वह होती है जहां खेती करना संभव नहीं है। ऐसी भूमि पत्थरीली, कटाव वाली या अन्य कारणों से अनुपयोगी हो सकती है। यदि खसरे का कोई भाग जंगल या वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उस पर खेती नहीं की जाती, तो उसे फॉरेस्ट एरिया के रूप में दर्ज करें। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि खसरे का एक भाग खाली अर्थात बंजर है। इसलिए यहाँ हम दूसरे प्रश्न में यस का चयन करेंगे। यस चुनने के बाद ऐड लैंड डिटेल्स का विकल्प दिखाई देगा। अब इस पर क्लिक करके भूमि का प्रकार चुनें। यहाँ आपको वेकेंट लैंड, फैलो लैंड, वेस्ट लैंड तथा फॉरेस्ट एरिया जैसे विकल्प दिखाई देंगे। इस उदाहरण में भूमि खाली है, इसलिए हम वेकेंट लैंड का चयन करेंगे। यदि आपके सर्वे में स्थिति अलग हो तो वास्तविक स्थिति के अनुसार सही विकल्प चुनें। अब इस भूमि का क्षेत्रफल दर्ज करना है। स्क्रीन पर उपलब्ध बैलेंस एरिया को देखकर केवल उसी भाग का क्षेत्रफल दर्ज करें जो वेकेंट लैंड के अंतर्गत आता है। यदि पूरा बैलेंस एरिया खाली है तो पूरा क्षेत्र दर्ज करें।
यदि केवल कुछ भाग खाली है तो उसी का अनुमानित क्षेत्रफल दर्ज करें। याद रखें, हर बार क्षेत्रफल भरते समय बैलेंस एरिया अपने आप अपडेट होता रहता है। अब इस भूमि की 3 स्पष्ट फोटो लें। फोटो ऐसी होनी चाहिए जिससे यह स्पष्ट दिखाई दे कि भूमि वास्तव में बंजर है। अब तक हमने 2 प्रकार की जानकारी दर्ज की है। पहले प्रश्न में हमने मकान का विवरण दर्ज किया। दूसरे प्रश्न में हमने खाली भूमि का विवरण दर्ज किया। ध्यान दें कि दोनों प्रविष्टियां एक ही खसरे की हैं। अगले प्रश्न में हम जानेंगे कि यदि किसी भूमि पर फसल की कटाई हो चुकी है तो उसका विवरण DCS ऐप में किस प्रकार दर्ज किया जाता है। आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इज देयर एनी एरिया विच इज ऑलरेडी हार्वेस्टेड? अर्थात क्या इस खसरे के किसी भाग की फसल की कटाई हो चुकी है? इस प्रश्न का उद्देश्य ये पता लगाना है कि क्या इस खसरे में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां वर्तमान सर्वे सीजन की फसल पहले से काटी जा चुकी है। यदि खसरे में ऐसी भूमि मौजूद है तो यस का चयन करें। यदि पूरे खसरे में कहीं भी कटी हुई फसल नहीं है तो नो चुनें। इस उदाहरण में कहीं भी कटी हुई फसल दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर नो होगा। चूंकि हमने नो चुना है, इसलिए इस प्रश्न में हमें कोई अतिरिक्त जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पर चौथा प्रश्न प्रदर्शित होगा। इज देयर एनी पेरेनियल क्रॉप? अर्थात क्या इस खसरे में बहुवर्षीय फसल लगी हुई है? यदि इस खसरे में ऐसी फसलें हैं जो एक बार लगाने के बाद कई वर्षों तक उत्पादन देती हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर यस होगा, अन्यथा नो का चयन करें। पेरेनियल क्रॉप अर्थात बहुवर्षीय फसल, ऐसी फसलें जिन्हें हर वर्ष दोबारा बोने की आवश्यकता नहीं होती और जो कई वर्षों तक फल या उत्पादन देती रहती हैं। उदाहरण के लिए सेब, आड़ू, नाशपाती, प्लम, आम, लीची, अमरूद, संतरा तथा अन्य फलदार पौधे। यदि खसरे में इस प्रकार का बगीचा या बहुवर्षीय फसल मौजूद है तो इस प्रश्न में यस चुनें। इस उदाहरण में हम खसरा संख्या 228 में आड़ू का बगीचा देख सकते हैं। चूंकि आड़ू एक बहुवर्षीय फलदार फसल है, इसलिए यहाँ हम यस का चयन करेंगे। यस चुनने के बाद ऐड पेरेनियल क्रॉप का विकल्प दिखाई देगा। अब इस पर क्लिक करें। सबसे पहले फसल का नाम चुनें। इस उदाहरण में हम पीच अर्थात आड़ू का चयन करेंगे। अब क्रॉप वैरायटी चुनें। सूची में दी गई वैरायटी जेनेरिक का चयन करें। अब क्रॉप टाइप का चयन करना है। यहाँ आपको मैं और इंटर 2 विकल्प दिखाई देंगे। मेन क्रॉप वह फसल होती है जो उस भूमि की प्रमुख फसल है। इंटर क्रॉप वह फसल होती है जो मुख्य फसल के साथ उसी भूमि में एक साथ लगाई जाती है। इस उदाहरण में आड़ू का बगीचा मुख्य फसल है, इसलिए यहाँ मैं का चयन करेंगे। अब इस खसरे में लगे आड़ू के बगीचे का क्षेत्रफल दर्ज करें। यदि पूरे क्षेत्र में आड़ू का बगीचा लगा है तो पूरे बगीचे का वास्तविक क्षेत्रफल दर्ज करें। ध्यान रखें, यदि इसी बगीचे में अंतर फसल इंटरक्रॉप के रूप में कोई मौसमी फसल भी लगी है तो यहाँ बगीचे का पूरा क्षेत्रफल ही दर्ज किया जाएगा। आगे आने वाले सीजनल क्रॉप प्रश्न में उसी क्षेत्र का विवरण अलग से दर्ज किया जाएगा। अब क्रॉप स्टेटस का चयन करें। स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों में से फसल की वर्तमान स्थिति के अनुसार सही विकल्प चुनें। ये जानकारी फसल की वास्तविक अवस्था को दर्शाती है, इसलिए खेत का निरीक्षण करके ही सही चयन करें। अब आपको सिंचाई का प्रकार चुनना होगा। यदि बगीचा सिंचित है तो सिंचित चुनें। सिंचित क्षेत्र ऐसी भूमि है जिसमें नहरों, कुओं, नलकूपों या टैंकों के माध्यम से पानी दिया जाता है। यदि वर्षा पर निर्भर है तो गैर सिंचित चुनें। हमेशा खेत की वास्तविक स्थिति के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। यदि सिंचाई की जा रही है तो अब सिंचाई का स्रोत चुनें। उदाहरण के लिए नहर, ट्यूबवेल, कुआं, प्राकृतिक जल स्रोत अथवा ऐप में उपलब्ध अन्य विकल्पों में से सही स्रोत का चयन करें। हमेशा वास्तविक स्रोत के अनुसार जानकारी दर्ज करें।
अब आड़ू के बगीचे की 3 स्पष्ट फोटो लें। फोटो लेते समय ये सुनिश्चित करें कि पेड़ स्पष्ट दिखाई दें और फसल की पहचान आसानी से हो सके। धुंधली या बहुत दूर से ली गई फोटो अपलोड न करें। यदि किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो तो उसे रिमार्क्स में लिखें। यदि कोई विशेष टिप्पणी नहीं है तो इसे खाली छोड़ा जा सकता है। सभी जानकारी भरने के बाद विवरण को सेव कर दें। अब यह प्रविष्टि सूची में दिखाई देगी और बैलेंस एरिया पुनः अपडेट हो जाएगा। अब हमने इस खसरे में मौजूद बहुवर्षीय फसल का विवरण भी सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया है। अब अगले प्रश्न में हम समझेंगे कि यदि खसरे में द्विवर्षीय फसल लगी हो तो उसका विवरण DCS ऐप में किस प्रकार दर्ज किया जाता है। अब स्क्रीन पर सर्वे का 5वां प्रश्न प्रदर्शित होगा। इज देयर एनी बाइनियल क्रॉप? अर्थात क्या इस खसरे में कोई द्विवर्षीय फसल लगी हुई है? इस प्रश्न का उद्देश्य ये जानना है कि क्या इस खसरे में ऐसी फसल लगी है जिसका जीवन चक्र लगभग 2 वर्षों का होता है। यदि ऐसी फसल मौजूद है तो यस का चयन करें, अन्यथा नो चुनें। इस उदाहरण में इस खसरे में कोई भी द्विवर्षीय फसल नहीं है, इसलिए यहाँ हम नो का चयन करेंगे। चूंकि उत्तर नो है, इसलिए इस प्रश्न में कोई अतिरिक्त जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम अगले और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पर सर्वे का 6वां प्रश्न प्रदर्शित होगा। इज देयर एनी सीजनल क्रॉप? अर्थात क्या इस खसरे में कोई मौसमी फसल लगी हुई है? इस प्रश्न का उद्देश्य वर्तमान मौसम में बोई गई फसलों का सही विवरण दर्ज करना है। यदि इस खसरे में कोई मौसमी फसल लगी है तो यस का चयन करें, अन्यथा नो चुनें। मौसमी फसल वह होती है जिसे किसी विशेष मौसम में बोया जाता है और उसी मौसम में उसकी कटाई भी हो जाती है। उदाहरण के लिए मटर, गेहूं, धान, मक्का, आलू, टमाटर, गोभी तथा अन्य मौसमी फसलें। ऐसी फसलें प्रत्येक सीजन में दोबारा बोई जाती हैं। इस खसरे में हमने पहले देखा था कि यहाँ आड़ू का बगीचा है। अब ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसी बगीचे के बीच में मटर की फसल भी लगाई गई है। चूंकि मटर एक मौसमी फसल है, इसलिए इस प्रश्न में हम यस का चयन करेंगे। यही DCS सर्वे की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक ही खसरे में अलग अलग प्रकार की फसलें एक साथ हो सकती हैं। इस उदाहरण में हमने पहले आड़ू के बगीचे का विवरण पेरेनियल क्रॉप में दर्ज किया। अब उसी खसरे में लगी मटर का विवरण सीजनल क्रॉप में दर्ज करेंगे। इसलिए पूरे खसरे को केवल एक ही श्रेणी में दर्ज नहीं करना है। प्रत्येक भूमि और फसल का विवरण उसके वास्तविक उपयोग के अनुसार अलग अलग दर्ज करना है। अब ऐड सीजनल क्रॉप पर क्लिक करें। सबसे पहले फसल का नाम चुनें। इस उदाहरण में हम P अर्थात मटर का चयन करेंगे। अब क्रॉप वैरायटी का चयन करें। अब सोइंग डेट दर्ज करें। यहाँ उस तिथि का चयन करें जिस दिन यह फसल बोई गई थी। यदि सटीक तिथि ज्ञात नहीं है तो फसल देख अनुमान लगाकर तिथि दर्ज करें। अब मटर की फसल का क्षेत्रफल दर्ज करें। चूंकि यह मटर की फसल पूरे आड़ू के बगीचे में अंतर फसल के रूप में लगाई गई है, इसलिए यहाँ भी पूरे क्षेत्र का वास्तविक क्षेत्रफल दर्ज किया जाएगा। ध्यान रखें, मिश्रित खेती या इंटरक्रॉपिंग की स्थिति में पेरेनियल क्रॉप और सीजनल क्रॉप दोनों में एक ही क्षेत्रफल दर्ज किया जा सकता है। यह पूरी तरह सही है क्योंकि दोनों फसलें एक ही भूमि पर एक साथ उगाई जा रही हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक भूमि का विवरण उसके वास्तविक उपयोग के अनुसार अलग अलग दर्ज किया जाता है। लेकिन यदि किसी बगीचे में अंतर फसल इंटरक्रॉप लगाई गई है तो पेरेनियल क्रॉप और सीजनल क्रॉप दोनों में एक ही क्षेत्रफल दर्ज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि 0.40 हेक्टेयर आड़ू के बगीचे में पूरे क्षेत्र में मटर की फसल लगाई गई है तो पीच के लिए भी 0.40 हेक्टेयर और पी के लिए भी 0.40 हेक्टेयर दर्ज किया जाएगा। यह DCS ऐप में पूरी तरह सही प्रक्रिया है क्योंकि दोनों फसलें एक ही भूमि पर एक साथ मौजूद हैं। अब इस फसल के लिए सिंचाई का प्रकार चुनें। यदि फसल सिंचित है
तो सिंचित चुनें। यदि वर्षा पर निर्भर है तो गैर सिंचित चुनें। हमेशा वास्तविक स्थिति के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। अब सिंचाई का स्रोत चुनें, जैसे नहर, ट्यूबवेल, कुआं, प्राकृतिक जल स्रोत अथवा ऐप में उपलब्ध अन्य विकल्प। खेत की वास्तविक स्थिति के अनुसार सही स्रोत का चयन करें। अब मटर की फसल की 3 स्पष्ट फोटो लें। फोटो ऐसी होनी चाहिए जिससे फसल की पहचान आसानी से की जा सके। यदि फसल स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है तो उचित दूरी और कोण से पुनः फोटो लें। सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद विवरण को सेव कर दें। अब सीजनल क्रॉप की प्रविष्टि सूची में दिखाई देगी और यदि पूरे खसरे का विवरण दर्ज हो चुका है तो बैलेंस एरिया 0 हो जाएगा। अब हमने इस खसरे से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी दर्ज कर दी है। नेक्स्ट करने पर आपको दर्ज की गई सभी प्रविष्टियां दिखाई देंगी। सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद वेरीफाई करके सबमिट सर्वे पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक सबमिट होने पर यह सर्वे अपलोडेड सेक्शन में दिखाई देगा। अब तक आपने डिजिटल क्रॉप सर्वे ऐप के माध्यम से सर्वे की पूरी प्रक्रिया सीख ली है। सर्वे कार्य प्रारंभ करने से पहले आधार फेस ऑथेंटिकेशन के बारे में जानना आवश्यक है। आधार फेस ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सर्वे वही अधिकृत सर्वेयर कर रहा है जिसे ये कार्य सौंपा गया है। यह एक सुरक्षा एवं सत्यापन प्रक्रिया है जो डिजिटल क्रॉप सर्वे की विश्वसनीयता बढ़ाती है। इसमें आपको पहले अपना आधार नंबर OTP के माध्यम से सत्यापित करना होगा। आधार सत्यापन पूरा होने के बाद फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प दिखाई देगा। अब इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें। कैमरे की ओर सीधे देखें और अपना चेहरा कैमरे के फ्रेम के भीतर रखें। पर्याप्त रोशनी में रहें और कैमरा स्थिर रखें। चेहरा पूरी तरह स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। सिस्टम आपके चेहरे की तुलना आधार डेटाबेस में उपलब्ध फोटो से करेगा। सफल मिलान होने पर आपकी पहचान सत्यापित हो जाएगी। पहचान सत्यापित होने के बाद आप सर्वे कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। ध्यान रखें, आधार फेस ऑथेंटिकेशन केवल एक बार नहीं होता। सर्वे कार्य के दौरान सिस्टम किसी भी समय पुनः फेस ऑथेंटिकेशन के लिए कह सकता है। सामान्यतः लगभग 20 से 30 सर्वे पूरे होने के बाद ऐप दोबारा फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए कह सकता है। इसलिए यदि सर्वे के बीच में यह स्क्रीन दिखाई दे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह DCS ऐप की सामान्य और आवश्यक प्रक्रिया है। इस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद अब आपकी समझ का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से डिजिटल क्रॉप सर्वे पर आधारित एक ऑनलाइन क्विज तैयार की गई है। सभी सर्वे साथियों के लिए इस क्विज में भाग लेना अनिवार्य है। इस क्विज में कुल 32 प्रश्न होंगे। सफल होने के लिए आपको कम से कम 75% अंक अर्थात 32 में से 24 अंक प्राप्त करने होंगे। 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट उनके पंजीकृत ईमेल पते पर स्वतः भेज दिया जाएगा। यदि किसी प्रतिभागी के 24 से कम अंक आते हैं तो हम सलाह देते हैं कि वे इस प्रशिक्षण वीडियो को एक बार पुनः देखें और उसके बाद दोबारा क्विज देकर अपनी समझ को और बेहतर बनाएं। क्विज का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया प्रशिक्षण पूरा करने के तुरंत बाद क्विज अवश्य दें। बधाई हो! आपने डिजिटल क्रॉप सर्वे ऐप के माध्यम से एक खसरे का सर्वे सफलतापूर्वक करना सीख लिया है। इस प्रशिक्षण में हमने ऐप में लॉगिन करने से लेकर सही खसरे का चयन, सभी 6 सर्वे प्रश्नों का उत्तर देना, विभिन्न प्रकार की भूमि एवं फसलों का विवरण दर्ज करना तथा सर्वे सबमिट करने की पूरी प्रक्रिया सीखी। सर्वे करते समय हमेशा खसरे की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करें और सभी जानकारी सही एवं सावधानीपूर्वक दर्ज करें। आपका सही ज्ञान और सटीक सर्वे ही डिजिटल क्रॉप सर्वे की सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। आपके सटीक सर्वे किसानों के विश्वसनीय कृषि डेटा तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। धन्यवाद और आपके सफल सर्वेक्षण कार्य के लिए शुभकामनाएं।